जय हिंद दोस्तों, उज्जवल परिवार फिर हाजिर भाई आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के और शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला ही क्वेश्चन भाई। कितनी 10 भाई। चलिए आपका चर्चा का विषय रहा है भाई, क्या रहा है? पहला ही क्वेश्चन है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। शिव कुमार शर्मा का निधन हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 भाई आपका, शिव कुमार शर्मा का निधन हुआ जो चर्चा में है, ये कौन है भाई? निधन हुआ है, ये चर्चा में है। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन है, एक हमने बहुत बड़ी महान विभूति खो दी है भाई, जिनका नाम क्या है? शिव कुमार, और ये चर्चा में है। चर्चा में क्यों है, इनके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले तो ये कि ये शिव कुमार हैं कौन? तो ये है भाई आपके मशहूर संतूर वादक हैं। क्या ये प्रसिद्ध संतूर वादक हैं? संतूर वादक, यानी कि इनका संबंध किससे है? संतूर से है। और संतूर को विश्व के अंदर प्रसिद्ध किया इन्होंने भाई, कहा पूरे विश्व में संतूर को इन्होंने क्या किया भाई? प्रसिद्धि दिलाई, ये कह सकते हैं। 84 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में? 84 वर्ष की आयु में इनका निधन हार्ट अटैक से कह सकते हो आप भाई, 10 मई को, यानी कि आज इनका, यानी कि आज 84 वर्ष की 10 मई कह सकते हो आप, यानी कि आज इनका निधन हुआ थोड़ी देर पहले भाई, ठीक है। और इनकी मौत दिल का दौरा पड़ने के कारण इनकी क्या हुई है? मृत्यु हुई है। सीधी सी बात करें, संतूर वादक थे प्रसिद्ध, जिन्होंने संतूर को पूरे विश्व के अंदर क्या करवाया भाई? पूरे विश्व में प्रसिद्धि दिलवाई है। और अभी आज के दिन 10 तारीख को इनकी मृत्यु हुई है, और वो भी किस वजह से? दिल का दौरा पड़ने की वजह से इनकी मृत्यु हुई है। और पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री कह सकते हो एक सदमे में है। साथ ही हम यहाँ पर बात करें शास्त्रीय संगीत की दुनिया की, शास्त्रीय जो संगीत है, इससे इस शास्त्रीय संगीत की दुनिया में विशेष तौर पे बड़ी मायूसी छाई हुई है। इन्होंने शास्त्रीय संगीत को बड़ी प्रसिद्धि दिलाई, ये भी कह सकते हैं। संतूर बजा करके पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति को इन्होंने पहचान दिलाई हुई। दिल का दौरा पड़ने के कारण इनकी क्या हुई भाई? मौत हुई है। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं, शिव कुमार शर्मा पिछले 6 महीने से बीमार थे भाई, 6 महीने से बीमार थे। कौन सी बीमारी थी भाई इनको? किडनी रिलेटेड बीमारी थी, यानी कि किडनी की बीमारी के चलते क्या थे? एडमिट थे। दूसरी बात करते हैं, जब यहाँ पर थोड़ी सी बात किडनी की आती है, तो किडनी का काम क्या भाई? सबसे पहले बात करते हैं किडनी का काम क्या है। तो ये शरीर में क्या करती है? ब्लड को प्यूरिफाई करती है, ब्लड को साफ करने का काम इसी का होता है, किडनी का, ठीक है। किडनी से संबंधित जो बीमारी होती है, जहां पर किडनी को दिखाया जाता है, उस डिपार्टमेंट को क्या बोला जाता है? नेफ्रोलॉजी भाई, क्या बोला जाता है उसको? नेफ्रोलॉजी के नाम से उसको जाना जाता है। और जो बीमारी, किडनी की बीमारी का ट्रीटमेंट जो डॉक्टर करता है, या उस प्रति का नेफ्रोलॉजिस्ट, उस डॉक्टर को क्या बोला जाता है? नेफ्रोलॉजिस्ट। ये क्वेश्चन पूछा गया था भाई, नेफ्रो कहां पूछा गया था ध्यान नहीं आ रहा, बट मुझे ध्यान है पूछा गया था। नेफ्रोलॉजिस्ट के नाम से किसको जानते हैं? जो किडनी की बीमारी को जो ठीक करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है भाई। चलिए, इसके लिए एक्चुअली में अगर हम बात करें तो इसके लिए एडमिट हुए थे, बट इनकी जो मृत्यु हुई है वो किस वजह से हुई है? जो संतूर वादक आपके शिव कुमार जी, उनकी मृत्यु दिल का दौरा पड़ने के कारण हुई है। और पीएम मोदी साहब ने भी इस पर शोक जताया है, उन्होंने भी ट्विटर किया है, और उन्होंने शोक जताया है इनके निधन पर ट्विटर पर भाई। चलिए, जन्म की बात करते हैं, तो कहां पर हुआ था इनका? तो शिव कुमार शर्मा का जो जन्म था, ये कब हुआ था भाई? 13 जनवरी 1938 को। कहां पर भाई? JNK के अंदर इनका जन्म हुआ था, जम्मू कश्मीर के अंदर इनका जन्म हुआ था। कहां पर भाई? JNK। और तो JNK भी आपका चर्चा का विषय, क्योंकि अभी हाल ही में JNK में क्या हुआ भाई? परिसीमन आयोग ने अपनी परिसीमन जो आयोग है, परिसीमन आयोग क्या होता है? कौन होता है? जो विधानसभा और लोकसभा की सीटों का क्या करता भाई? निर्धारण करता है। किसका? आपका विधानसभा प्लस लोकसभा की जो सीटें हैं, इन सीटों का क्या करता है? निर्धारण करता है। और परिसीमन आयोग ने अभी JNK को लेकर के अपनी रिपोर्ट सौंपी है, ध्यान रखेंगे भाई। क्या सौंपी है? रिपोर्ट सौंपी है। और उसमें अधिर रंजन साहब भी शामिल थे, और आपके चंद्रा साहब भी शामिल थे, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, और राज्य चुनाव आयुक्त के भी शामिल थे। 3 लोग इसके अंदर शामिल थे। ये क्वेश्चन था भाई आपका, क्या अभी हाल ही में आज की लेटेस्ट आज का क्वेश्चन था ये, तो आज इनका निधन हुआ 10 तारीख को। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं।
जो कि चर्चा का विषय है। शिव कुमार का पूछे निधन, पूछे जन्म, पूछे आपका तो 1938 में इनका क्या हुआ भाई, जन्म हुआ। जम्मू कश्मीर के ये रहने वाले हैं। 13 साल की उम्र में इन्होंने, हाँ एक चीज, 13 साल की उम्र में इन्होंने बड़ी लंबी सेवा दी है भाई। 13 साल की उम्र में इन्होंने क्या किया, संतूर बजाना प्रारंभ किया। 13-14 फिल्मों में भी इन्होंने अपना काम किया। इन्होंने अपनी तरफ से 13-14 फिल्मों में भी संगीत का जो काम किया वो भी दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपका चर्चा में भी ऋषि शंकु चर्चा में। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत शानदार क्वेश्चन भाई आपका। ऋषि शंकु ऋषि सुनक जो चर्चा में है ये कौन है भाई, चर्चा में है ये कौन है। ऋषि सुनक की हम बात करें तो ये चर्चा में है, ये कौन है। देखिए ये भारतीय मूल के नागरिक हैं और कहां पर रह रहे हैं अभी भाई, ब्रिटेन में रह रहे हैं। थोड़ी सी कहानी बताता हूं इनकी। अभी जो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं जॉनसन साहब, उनको इस्तीफे के लिए मजबूर किया जा रहा है। उनके खिलाफ मांग उठ रही है कि वो सरकार को छोड़े, इस्तीफा दे। तो अगले प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होने की प्रबल संभावना, विचार उठ रहा है लोगों के मन में कि अगले प्रधानमंत्री ये भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं, अपने ये जो ऋषि साहब हैं, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। चलिए ये ब्रिटेन की एक प्रमुख सट्टा कंपनी कौन सी, बेटफेयर ने दावा किया अभी हाल ही में। सबसे पहले तो ये क्या है, भारतीय मूल के नागरिक हैं। कहां के भाई, इनका संबंध कहां से है, तो ब्रिटेन से इनका संबंध है, ब्रिटेन। और हो सकता है ये अगले पीएम हो। अभी चर्चा में, फुल चर्चा में, क्योंकि वहां पर जो राजनीतिक परिदृश्य बना हुआ वो किसके, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के खिलाफ है बना हुआ, जो कि पिछले महीने दौरे पर भी थे भारत के अंदर नहीं। तो एक कंपनी है जो प्रसिद्ध कंपनी सट्टे वाली बेटफेयर जो कंपनी है, बेटफेयर कंपनी ने दावा किया है कि अगले जो प्रधानमंत्री हैं, अगले प्रधानमंत्री कौन होंगे, ऋषि सुनक साहब क्या होंगे, अगले प्रधानमंत्री होंगे। कहां के भाई, ब्रिटेन के। जिस देश ने हमारे ऊपर 200, 250, 300 साल के करीब राज किया, उस देश के प्रधानमंत्री आज हमारे भारतीय मूल के होंगे, तो हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात होगी। ये वहां के क्या उद्योगपति भी हैं, उद्योगपति हैं फिलहाल ये ब्रिटेन के, क्या है, उद्योगपति भी हैं। साथ में क्या है, ब्रिटेन के वित्त मंत्री भी हैं, वित्त मंत्री भी रहे हैं। ये भी आप लोग जान लेंगे, ठीक है। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की अभी क्या हो रही है मांग, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की क्या इस्तीफे की मांग हो रही है, इस्तीफे की मांग उठ रही है बार में। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगा जा रहा है। बोरिस जॉनसन पर पद को छोड़ने का दबाव बढ़ रहा है। किसका भाई, बोरिस, वर्तमान में कौन आपके, बोरिस जॉनसन जो है, बोरिस जॉनसन पर पद छोड़ने का क्या बनाया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है। ये भी ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है, ओके। और ये दावा किसने किया, ये पूछे सीधा सा दावा किसने किया, तो बेटफेयर जो कंपनी है इसने ये दावा किया है भाई। ये कौन है, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। इनके पिता एक डॉक्टर है, फार्मासिस्ट हैं। ये हिंदू परिवार से आते हैं। ऋषि साहब किस कौन से परिवार से अगर पूछे तो ये हिंदू परिवार से आते हैं। ये भी शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में बन जाता है। और ये सफल कारोबारी भी हैं, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। जल्दी प्रधानमंत्री का दावा, प्रधानमंत्री बनने का जो इनका दावा है वो शायद कामयाब भी हो जाए, ठीक है। जो अभी इनके बारे में अनाउंसमेंट किया गया है तो वो भी यहाँ पर कामयाब हो सकता है। फिर एक बार बात करोगे शंकु साहब क्या भाई, आपके भारतीय मूल के नागरिक हैं, भारतीय मूल के ब्रिटेन के अंदर हैं और अभी इन्हें ऐसा माना जा रहा है कि ये अभी आपके क्या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ये एक सट्टा कंपनी है बेटफेयर, इसने सट्टा खेला भी, ये बहुत बड़ी सट्टा कंपनी है। इस कंपनी ने ये बोला कि बोरिस जॉनसन के बाद आपके अगले पीएम ये होंगे। उन पर इस्तीफा किसी कारण से, इस्तीफे को लेकर के उन पर मांग कर रखी उनके खिलाफ कि भाई तू इस्तीफा दे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ब्रिटेन की। जब ब्रिटेन की बात आती है तो 2-3 चीजें ध्यान रखना। संसदीय प्रक्रिया हमने कहां से लिए, तो ब्रिटेन से लिए भाई, ध्यान रखना, ब्रिटेन से लिए। साथ ही हम बात करते हैं कि ब्रिटेन संसदीय प्रक्रिया हमने ब्रिटेन से लिया। राष्ट्रपति सांकेतिक मुखिया, राष्ट्रपति सांकेतिक जो मुखिया है, सांकेतिक मुखिया, ये भी हमने कहां से लिया है, ब्रिटेन से लिया। शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में बन जाएगा। 15 अगस्त 1947 से पहले अगर मैं बात करूं तो 1940 में आपके कौन प्रधानमंत्री थे। 1940 की अगर मैं बात करूं, जब आपका क्रिप्स मिशन भेजा था, तो ये किसने भेजा था, क्रिप्स मिशन भारत भेजा था 42 के अंदर। तो 42 में आपके प्रधानमंत्री कौन थे,
तो ये थे आपके विस्टिन चर्चिल साहब प्रधानमंत्री थे। ठीक है, कैबिनेट मिशन आपका कब 1946 में भारत आया था, 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था, 1940 में आपके विस्टिन चर्चिल प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1942 में इसने क्रिप्स मिशन भारत भेजा था, और साथ ही हम बात करें 1946 में कैबिनेट मिशन भारत भेजा, या ये कह सकते हैं कि भारत की आजादी के समय प्रधानमंत्री कौन थे आपके, तो वो थे आपके क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली साहब क्या थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे भारत की आजादी के समय, जिन्होंने भारत के अंदर क्रिप्स मिशन कैबिनेट मिशन भेजा था, जिसने संविधान सभा का निर्माण कराया था। साथ ही हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि वर्तमान में कौन आपके बोरिस जॉनसन है। यहाँ एक क्वेश्चन है, बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री, इन्होंने भारत की यात्रा करी, कब करी थी, तो अप्रैल 2022 के अंदर, अप्रैल 2022 में ये भारत के अंदर भी इन्होंने यात्रा करी थी। चलिए, ये चर्चा में भी थे, क्यों चर्चा में थे, क्योंकि यूक्रेन के चलते व्यवहार में भी इन्होंने वहां का दौरा किया था यूक्रेन का, ये भी ध्यान रखने वाला क्वेश्चन भी आपका। चलिए एक बार इसको रफ कर रहा हूं, ध्यान रखेंगे, एक बार जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और भाई अगर नोट कर लिया तो बड़ी अच्छी बात है भाई। वित्त मंत्री है अभी फिलहाल ये, चलिए, जो कि आपका चर्चा का विषय बना हुआ है। अब जब इस्तीफे की बात आ रही है तो इस्तीफे की मांग हो रही है भाई, इनका कुछ एक कांड था, ये कब का कांड था, इन्होंने कुछ किया था 2020 में, मई 2020 में कोविड के दौरान प्रधानमंत्री कार्यकाल डाउनिंग स्ट्रीट में ड्रिंक पार्टी को लेकर के खुलासा हुआ था। एक पार्टी हुई थी, इस पार्टी में क्या हुआ था एग्जैक्ट मैं नहीं बता पाऊंगा, बट उस पार्टी को लेकर के एक जो कोविड के दौरान, तो उस चीज को लेकर के लोगों ने मांग करनी शुरू कर दी है, किसकी, बोरिस जॉनसन को, कि इस्तीफा पर दें और इनकी जगह पर आपके ऋषि साहब जो हिंदू मूल के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं एट प्रेजेंट, ये यहाँ पर क्या आपका प्रधानमंत्री बनने के आसार है। साथ ही जब हम ऐसी बात करते हैं तो किस देश के अंदर भारतीय मूल के उपराष्ट्रपति है, तो एक प्रसिद्ध देश आपका कौन, चौधरी साहब, जैसे चौधरी साहब बोलता हूं तो आपको पता है कौन भाई आपका अमेरिका। तो अमेरिका में भी भारतीय मूल की कमला हैरिस का उपराष्ट्रपति है, ध्यान रखेंगे। तो भारतीय मूल के लोग बहुत बड़े बड़े पदों पर, बहुत बड़े बड़े लेवल पर पहुंचे हुए हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन की जब इस्तीफे की बात आ रही है तो अभी हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया भाई, किस देश के या भारत के किस पड़ोसी देश के पीएम ने इस्तीफा दिया है या रेजिग्नेशन दिया है, इस्तीफा दिया है, ये ध्यान रखेंगे भाई, ये भी आपका जो कि चर्चा में है अभी हाल ही में। ठीक है, तो आपको बता देता हूं क्वेश्चन है भाई, श्रीलंका के अंदर भाई खाने पीने की आर्थिक तंगी हो रखी है, कहां किस देश ने भाई, श्रीलंका में पीएम ने क्या दिया है, रेजिग्नेशन दिया है, पीएम ने क्या दिया भाई अपना, पीएम ने इस्तीफा दिया। किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने भी हाल ही में इस्तीफा दिया, ये भी आपका चर्चा का विषय है भाई, देखेंगे इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, इस्तीफा किसने दिया है, तो और प्रधानमंत्री कौन है, महिंदा राजपक्षे भाई। श्रीलंका के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है, महिंदा, अभी तो कोई नहीं है, महिंदा राजपक्षे ने इस्तीफा दिया है, राजपक्षे ने इस्तीफा दिया है। श्रीलंका की अगर हम बात करते हैं तो श्रीलंका की अगर हम बात करें तो ध्यान रखेंगे, श्रीलंका भाई पिछले कुछ समय से कम 4 से 5 वीक से क्या यहाँ पर महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है, खाने पीने की वस्तुओं की बहुत भयंकर कमी हो रही है। आपका अगर मैं बात करूं तो खाने पीने के चावल का रेट 400 केजी से ऊपर हो गया, जनता भड़क चुकी है, श्रीलंका ऋण के भंवर में फंस चुका है, इसके ऊपर ऋण बहुत ज्यादा हो चुका है, सबसे ज्यादा चीन का है, फिर कह सकते हैं यूएसए का भी है, 2% ऋण इसके अंदर भारत का भी है, बहुत बुरी तरीके से ये कर्जे में डूब चुका है, और कर्जे में डूबने के कारण या ऋण ज्यादा होने के कारण इसकी अर्थव्यवस्था फिलहाल क्या हो गया, अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी है, बिल्कुल खराब हो चुकी है। और हिंसक विरोध, इसके चक्कर में लोगों ने क्या किया, हिंसक विरोध प्रदर्शन किया, हिंसक विरोध का प्रदर्शन किया जा रहा है। और राष्ट्रपति के द्वारा दूसरी बार इमरजेंसी लागू किए जाने के बाद देश कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुआ, और राष्ट्रपति ने क्या किया है, राष्ट्रपति ने इमरजेंसी यहाँ पर क्या लागू कर रखी है, जिसके विरोध में भी लोग आए हुए हैं। आर्थिक संकट एवं विरोध प्रदर्शन के बीच ये एक गलत बात है, देश को गड्ढे में छोड़ दिया। आर्थिक कह सकते हो, आर्थिक संकट एवं विरोध प्रदर्शन, आर्थिक संकट एवं विरोध जो प्रदर्शन हो रहा है, इसके बीच प्रधानमंत्री ने, किसने, महिंदा राजपक्षे ने क्या किया है, प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने इस्तीफा दे दिया अपने पद से, और ये जो कि श्रीलंका के लिए ठीक नहीं है। ठीक है भाई, और इसके चक्कर में राष्ट्रपति के द्वारा इमरजेंसी लगाई गई, देखिए, और इसके विरोध में 9 मई को पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया गया।
श्रीलंका अधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन को देखते हुए, कब भाई 9 मई को, 9 मई यानी कि कल क्या लगा दिया गया, पूरे देश के अंदर कर्फ्यू लगा दिया गया है विरोध प्रदर्शन को देखते हुए। और श्रीलंका अपने इतिहास का सबसे बड़ा भीषण आर्थिक संकट है, देश में इमरजेंसी लागू, भीषण सबसे बड़ा कह सकते हैं, खाने दाने के लिए यहाँ पर क्या लोग मोहताज हो रहे, सबसे बड़ा आर्थिक संकट जो है, आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं श्रीलंका भाई आपका, ठीक है। और यहाँ पर अपना इस्तीफा, राजपक्षे ने अपना इस्तीफा किसको दे दिया, तो राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे। और ये दोनों भाई हैं भाई, यहाँ आप लोगों को बता दूं, अब लगता है गोटाबाया राजपक्षे भी अपना इस्तीफा देंगे। अब बात यहाँ पर जब प्रधानमंत्री ने अपना इस्तीफा गोटाबाया राजपक्षे को दे दिया है, इनका विरोध हुआ 9 मई को पूरे देश के अंदर कर्फ्यू लगाया गया है, भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहा है और जो अधिकारी है सब परेशान है, यहाँ कर्जे में डूब चुका है देश, क्या हो चुका है, कर्जे के अंदर पूरा का पूरा अर्थव्यवस्था पूरी की पूरी छिन्न भिन्न हो चुकी है। आने वाला समय क्या करेगा वो तो ये जानते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ी सी बात जब इमरजेंसी की हो रही है, राष्ट्रपति की बात आई है, तो यहाँ बता दूं भारत के अंदर भी, भारत में भी राष्ट्रपति क्या लगाते हैं, आपकी इमरजेंसी लगाते हैं। राष्ट्रपति क्या करते हैं, इमरजेंसी लगाते हैं। तो भारत में राष्ट्रपति इमरजेंसी किस एक्ट के तहत लगाते हैं, 352 के तहत लगाते हैं। अगला आपका भाई एक एक्ट है 356 और एक आपका 360। तो भारत के अंदर अगर आर्थिक हम कहें वित्तीय संकट की अगर घोषणा राष्ट्रपति करता है तो किसके तहत करेगा, तो 360 तहत के, वित्तीय जो आपातकाल लगाएगा राष्ट्रपति तो 360 के तहत लगाएगा। लेकिन भारत के अंदर नोट डाल के देख सकते हैं, भारत में अब तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। ये भी शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में बन जाएगा। 350 भाई आपका अगर हम कह सकते हैं यहाँ पर, तो ये आपका नेशनल इमरजेंसी की बात होती है। नेशनल जो आपातकाल है, नेशनल इमरजेंसी यहाँ पर लगाई जाती है। राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लगाया जाता है। राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी किसके कहने पर लगाता है, तो प्रधानमंत्री से डिस्कस करने के बाद लगाता है। युद्ध की स्थिति में लगाता है या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लगाता है, ये भी आपके बीच में है। जहां पर तंत्र फेल हो जाए तो राज्यपाल जब इसकी अनुशंसा करता है, राज्यपाल से डिस्कस करने के बाद उस स्टेट में 356 के तहत राज्य आपातकाल की भी घोषणा करता है और 360 वित्तीय काल। अब तक राज्य आपातकाल की बात करें तो 100 से ज्यादा बार लग चुका है, यानी कि राष्ट्रपति शासन राज्यों में 100 से ज्यादा बार लग चुका है, ध्यान रखेंगे। और ये आपका नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो 3 बार लग चुका है। पहली बार किस प्रधानमंत्री के काल में, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के काल में कह सकते हो आप, जब चाइना ने वार किया 1962 के अंदर लगा, जो कि आपका 65 तक है। फिर उसके बाद आपका ये 1971 में पाकिस्तान के साथ जब युद्ध हुआ तब लगा, और 1975 में सशस्त्र विद्रोह के चलते हुए यहाँ पर लगाया। 1975 में कहां पर लगाया, इंदिरा गांधी के समय पर यहाँ पर आपका इमरजेंसी लगाया गया। ये था इमरजेंसी, और वित्तीय इमरजेंसी अब तक लगी नहीं है। बाकी और हमारा जो पड़ोसी देश है श्रीलंका, उसकी बहुत बुरी हालत हो चुकी है। चलिए श्रीलंका को लेकर के एक बड़ा शानदार क्वेश्चन अभी आपका चर्चा में बनता है, ये भी चर्चा में भाई ध्यान रखेंगे। इस क्वेश्चन पर भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि चर्चा है तो जरूरी बात है, आपको मालूम होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 भाई आपका। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, उसकी अगर हम लेते हैं तो अभी हाल ही में चर्चा में आपका आसन चर्चा में है। क्या चर्चा में आपका क्वेश्चन आसन चर्चा में है, ये क्या है, आसानी। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका भाई, आसानी चर्चा में है, यह क्या है, देखिए आसानी चर्चा में है, ये क्या है। सबसे पहले बात करूं, ये आपका क्या है, चक्रवात भाई। ये आपका क्या है, चक्रवाती तूफान, और इसने स्पीड पकड़ ली है भाई। क्या है आपका, चक्रवाती तूफान है। यहाँ क्वेश्चन ये पूछा जाता है आप लोगों से, बड़ा शानदार, कि आसानी आपने सुना होगा, देखो नाम दे देते हैं आपका, आसानी नाम दे दिया, उसके बाद इम्फाली नाम दे दिया, बहुत पहले नाम दिए गए थे। काफी यहाँ पर चर्चा का विषय रहता है तूफानों का नाम। तो सबसे पहले ये नाम किसने दिया है, ये नाम इस तूफान का किसके द्वारा दिया गया, तो ये नाम किसने दिया, श्रीलंका ने। जो थोड़ी देर पहले क्वेश्चन हो रहा था, उसी श्रीलंका के अंदर ही तूफान उठा हुआ है, श्रीलंका ने ही ये नाम दिया। ये तूफान आपका कहां पर उठ रहा है, आपका बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में ये तूफान उठ रहा है। भारत के भी कुछ क्षेत्र को क्या करेगा, ये प्रभावित करेगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। ये आपका तूफान है, और 9 मई को मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में घोषणा करी, क्या घोषणा करी, 9
9वें यानी कि कल घोषणा करी है 24 घंटे में 9वें मौसम विभाग IMD बात कर रहा हूं मैं, IMD यहाँ क्वेश्चन बन जाएगा आपका भारतीय मौसम विभाग। क्या बोलेंगे इसको भाई? भारतीय मौसम विभाग। एक ही तो विभाग है जिसके 100% स्ट्रिक्ट जानकारी जो देता है, जो कि कभी फेल नहीं होती है। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर आपका ये बन जाएगा कि ये जो मौसम विभाग की स्थापना कब की गई, और हाँ भविष्यवाणी क्या है कि इसने अगले 48 घंटे में क्या हो जाएगा, ये कमजोर हो जाएगा। इनका ये मानना है कि जब ये ठंडी भूमि से गुजरेगा या ठंडे इलाके से गुजरेगा तो ये अपने आप खत्म हो जाएगा। और वर्ल्ड जो मौसम विभाग है आपका WMD ने क्या कहा है भाई? आपका WMD की अगर हम बात करते हैं, वर्ल्ड मौसम जो आपका है, उसने क्या कहा है भाई? आपका देखिए, उसने WMO ने, विश्व मौसम विभाग ने कहा कि अगले सप्ताह तक ये खत्म हो जाएगा। WMO की रिपोर्ट जो है विश्व मौसम विज्ञान के अनुसार, विश्व मौसम विज्ञान के अनुसार ये 7 दिन में ये क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। ये है क्या भाई? आपका एक चक्रवाती आसानी सीजन का ये चक्रवर्ती तूफान है। और इंपोर्टेंट इसलिए बनता है, नोट डाल के लिखेंगे, ये इस सीजन का पहला चक्रवाती तूफान है। चक्रवाती तूफान की बात करें तो उष्ण कटिबंधीय तूफान कह सकते हो आप इसको। और ये भाई पहला है, ये इसलिए भी चर्चा में है, ध्यान रखेंगे। और आसानी इसका नाम दिया गया, ये नाम श्रीलंका ने दिया है। सिंगली भाषा में अगर हम बात करें, सिंगली भाषा में जो आसानी है, इस शब्द का मतलब क्या होता है? क्रोध। इस शब्द सिंगली भाषा में आसानी जो शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? क्रोध। क्या होता है? गुस्सा। और गुस्सा आया हुआ है किसको भाई? प्रकृति को। और इस सीजन का क्या है? पहला है भाई। कहां कैसे पैदा होता है? तो निम्न दाब के कारण कह सकते हो आप, निम्न जो दाब है, निम्न दबाव के कारण ये आपका पैदा होता है, ध्यान रखेंगे। और ये अभी लगभग 680 किलोमीटर विशाखापट्टनम से दूर है। ये भी आप लोगों के बीच में क्वेश्चन बनता है। उड़ीसा की ओर कितनी गति से बढ़ रहा था? 25 किलोमीटर प्रति ओवर की गति से उड़ीसा की तरफ बढ़ रहा था। उड़ीसा को प्रभावित करेगा, ये भी ध्यान रखेंगे भाई। उड़ीसा के जिले में 10 मई यानी कि आज वर्षा हो सकती है, 10 मई को वर्षा हो सकती है, हल्की भी हो सकती है, तेज भी हो सकती है। ये भी आप लोगों के बीच में क्वेश्चन बन जाएगा भाई, ठीक है। चलिए, एक है जब नाम की बात आई, नाम किस देश ने रखा? आसानी ने। तो इससे बता दूं आप लोगों को, नाम की परंपरा 1900 के करीब इसकी रखी गई। पहले लेडीजों के नाम पर, क्योंकि लेडीज ही तूफान उठाती है ना, तो लेडीजों के नाम पर इसका नाम रखा जाता था। इनका तूफानों का वर्तमान में 13 देश कह सकते हो, वर्तमान में 13 देश इनका नाम रखते हैं। तो ये बड़ा शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में बन जाता है। देखिए, अटलांटिक क्षेत्र में नाम रखने की, चक्रवातों का नामकरण करने के ऊपर मैं इसको रफ करूंगा। बड़ा शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में लेके जाऊंगा भाई, ठीक है। एक बार थोड़ा सा मेरे को इसको रफ करना पड़ेगा, नोट कर ले होगा, साथ के साथ नोट क्या करो भाई, साथ के साथ आप क्या करेंगे? नोट करेंगे। ये भी बड़ा शानदार आपका क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले बात आती है आप लोगों की चक्रवातों का नामकरण कब? 1953 में भाई। 1953 में एक समझौते या संधि के दौरान इनके नामकरण की बात हुई। चक्रवाती तूफानों के नामकरण, इनके नामकरण कब से शुरू हुआ? ठीक है, ओके। हिंद महासागर क्षेत्र में कब भाई? आपका हिंद जो महासागर है, इसका आपका 2004 में नामकरण शुरू हुआ। नामकरण कब? नाम और पहले नामकरण करना कितने? 8 देशों ने नामकरण करना प्रारंभ किया। बाद में ये और भी इसके अंदर शामिल हुए। हिंद महासागर की बात करो तो भारत के साथ 7 देश और हैं जिन्होंने नामकरण की परंपरा कब शुरू करी है? 2004 में तूफानों का नाम देने की बात हुई है, ठीक है। 1953 में एक समझौते के दौरान तूफानों को नाम देने की यहाँ पर बात हुई थी। यहाँ पर पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश ये सारे के सारे हैं। 1900 तक तूफानों के नाम किसके नाम पर होते थे? 1900 तक तूफानों के जो नाम थे, तूफानों के नाम महिलाओं के नाम पर होते थे। किसके नाम पर होते थे? महिलाओं के नाम पर होते थे, ठीक है। चलिए, अभी बात करता हूं। देखिए, नामकरण पहले ही कर लिया जाता है। नामकरण की बात हुई तो आसानी जो तूफान है आपका, इसका नामकरण श्रीलंका ने दिया। सिंगली भाषा में इसका जो नाम होता है क्या? तो क्रोध होता है। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं कि 1900 तक इसका नाम महिलाओं के नाम पर रखा जाता था। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं तो अब इसका नाम किसी भी नाम पर रखा जा सकता है। 1953 से इनके नाम रखने प्रारंभ कर दिए गए हैं। भारत के अंदर हिंद महासागर क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो ये 2004 में प्रारंभ हुआ। और अगर मैं बात करूं भारत आगे आने वाले तूफानों में भारत क्या नाम देने वाला है, ये था क्वेश्चन भाई। आगे कोई तूफान आएगा उसका नाम भारत घूर्णी देगा। घूर्णी नाम होगा। अगले तूफानों का बता देता हूं। परबाहो नाम होगा। जहार नाम होगा। और आपका नुरासू। अब ये आएंगे कब मुझे नहीं पता भाई, कब तूफान आएंगे। आपका घूर्णी होगा, परबाहो होगा, झार होगा, मुरासू होगा।
आसानी के बाद कोई भी अगला जो तूफान आएगा उस तूफान का नाम आसानी के बाद जो सीतारंग और यह सीतारंग जो नाम रहेगा, ये नाम जो यानी कि आसानी के बाद जो अगला भी तूफान आएगा उस तूफान का नाम आज ही बता देता हूं, क्या नाम रखा जाएगा, सीतारंग नाम रखा जाएगा। और ये थाईलैंड ने ये नाम दिया भाई। थाईलैंड किसके लिए प्रसिद्ध है? घूमने के लिए। अरे सफेद हाथी के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखेंगे, सफेद हाथी के लिए प्रसिद्ध आपका थाईलैंड, ये भी ध्यान रखेंगे। यानी कि पहले ही नाम रख रखें कि आगे होने वाले, जैसे ये तो वो बात होगी जो घर में बच्चा होगा उसका क्या नाम रखेंगे बच्चे से पहले ही, बाद में नहीं। तो यही वही चीज है कि तूफान आने से पहले नाम रख लिए गए हैं। भारत की तरफ से अगर नाम रखा जाएगा तो घूर्णी रहेगा पहला नाम, फिर प्रवाहो रहेगा, फिर जार रहेगा, मुरासू रहेगा, और इसके बाद अगर जो नाम आ रहा है तो वो नाम रख रहा है कौन? आपका थाईलैंड। और थाईलैंड क्या रख रहा है? सीतारंग इसका नाम है रख रहा है। चलिए भाई अगली बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये था नामकरण, और नामकरण के ऊपर यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपके बीच में हो चुकी है। नाम भी क्या रखा? काम होना चाहिए भी आपका, है ना, और काम ही आपको ऊपर उठाएगा, नाम से कोई मतलब नहीं होता है। वैसे नाम और काम और नाम और फेम उसके पीछे लोग पड़े रहते हैं। काम करोगे तो ही नाम होगा, अदरवाइज नाम नहीं होगा, ये भी ध्यान रखिए। अभी आज में भाई आपका राज्यों का घाटा चर्चा में है भाई। केंद्र सरकार ने राज्यों का घाटा चर्चा में रखा है, तो राज्यों का घाटा अनुदान जारी किया है केंद्र सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 5, केंद्र सरकार ने राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान जारी किया। राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान जारी किया है। कितना किया भाई? केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में राजस्व घाटा का अनुदान जारी किया है, तो कितना जारी कर दिया भाई? ये बड़ा शानदार यहाँ पर बन जाएगा। तो राज्यों को कितना भाई? ये 7,183 करोड़, 7,183.42 करोड़ रुपए यहाँ पर इन्होंने राजस्व घाटा कर दिया है। और वित्त मंत्रालय ने 14 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में, कितने राज्यों को के लिए क्या भैया आपका ये दिया जाएगा? तो 14 राज्यों को दिया जाएगा, ये भी ध्यान रखेंगे। 14 राज्यों के वित्त मंत्री कौन? आपके वित्त मंत्री आपको पता कौन है? निर्मला सीतारमण है। निर्मला सीतारमण की अगर हम बात करें, निर्मला सीतारमण, एक बार इसको देख लेते हैं। ये भाई पूर्णकालिक आपका कह सकते हैं, पहले क्या थी आपकी? ये रक्षा मंत्री थी, और ये पहली पूर्ण कालिक रक्षा मंत्री कह सकते हो इनको, महिला। लेकिन हालांकि इससे पहले जो आपकी इंदिरा गांधी थी, उन्होंने अपने पास, जब वो पीएम थी तो रक्षा मंत्रालय उन्होंने अपने पास रखा था। निर्मला सीतारमण की बात करें तो फोर्स की सूची की एक लिस्ट आई थी जिसमें शक्तिशाली 100 महिलाएं, शक्तिशाली जो 100 महिलाएं थी उनमें शामिल किया था। तो 41 नंबर पर भारत की महिलाओं में भी आपकी निर्मला सीतारमण भी शामिल थी। और वर्तमान में क्या आपकी ये, वर्तमान में आपकी क्या है भैया? आपकी ये वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर। टैबलेट से बजट जारी करने वाली पहली महिला और पहला वित्त मंत्री भी कह सकते हो, पहली महिला कौन आपकी? यही है। टैबलेट से बजट जारी करना भाई, टैबलेट से बजट जारी करने की बात भी करते हैं तो कौन आपका? यही है भाई। टैबलेट से बजट जारी करने वाली बात करते हैं तो कौन आपका? यही है। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं आपका टैबलेट की बात होगी, ठीक है। और अभी इन्होंने ये घाटा जारी किया है, तो ये बजट, ये इन्होंने राजस्व घाटा कितना? 14 स्टेटों के लिए बात करिए। ये राज्यों को पोस्ट डेवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिक पीडीआरडी अनुदान की मासिक किस्त है। ये क्या भाई आपकी? पीडीआरडी पूछ लेगा, पीडीआरडी का संबंध किससे? तो ध्यान रखेंगे आप लोग, पोस्ट डेवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट की पहली किस्त है। ये भी आप लोगों को पहली मासिक किस्त है, ध्यान रखेंगे। 15वां वित्त आयोग ने सिफारिश, वित्त आयोग की अगर बात करें तो कौन से नंबर का? तो 15वां वित्त आयोग था भाई। वित्त आयोग की बात करते हैं तो 15वां वित्त आयोग था भाई। 15वें वित्त आयोग ने 2023 के दौरान इसके लिए 14 राज्यों की, तो 2022 वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ये 15वें वित्त आयोग ने इसकी सिफारिश की थी। ये भी शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में बन जाएगा भाई। वित्त मंत्रालय के अनुसार व्यय विभाग राज्यों को 12 मासिक किस्तों का अनुदान जारी करेगा। 12 मासिक किस्त रहेंगी, 12 मासिक किस्तों में अनुदान जारी किया जाएगा। चलिए भाई उसके बाद करते हैं हम संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पोस्ट रेगुलेशन या पीडीआरडी अनुदान प्रदान किया जाता? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो राजस्व घाटा या पीडीआरडी अनुदान दिया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। क्लास को इसीलिए बोलता हूं स्किप नहीं करेंगे आपका भाई। 275 एक्ट नंबर 275 के तहत आपका पीडीआरडी अनुदान दिया जाता है। संविधान के अंदर इसकी व्याख्या करी गई है, और अभी फिलहाल 14 राज्यों के लिए इतना ये आपकी घोषणा यहाँ पर हो चुकी है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपका चर्चा में है। जब यहाँ पर ये चर्चा में है, आपको बता देता हूं, तो टैबलेट का जिक्र है। टैबलेट से बजट पेश करने वाला पहला
पहले वित्त मंत्री कौन आपके, तो यही हैं जिन्होंने टैबलेट से बजट किया, यानी कि सॉफ्ट बजट या भारत के डिजिटलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये भी यहीं पर इनके द्वारा ही किया गया था, निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। अब जब टैबलेट का जिक्र है तो किस सरकार ने, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, किस सरकार ने हाल ही में, किस सरकार ने हाल ही में अपने विद्यार्थियों को या अपने स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को या स्टूडेंट्स को टैबलेट देने की बात करी है या टैबलेट दिए जा रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे भाई, हरियाणा जी के वाले जगदाना सीईटी, ठीक है। तो हरियाणा सरकार क्या करेगी, सरकार अभी हाल ही में बच्चों को क्या देगी भाई, बच्चों को पढ़ाई के लिए टैबलेट देगी, लेकिन इसके लिए ध्यान रखना बच्चे किसमें होने चाहिए, सरकारी जो स्कूल है उसके अंदर पढ़ने चाहिए। किसके अंदर भाई, सरकारी स्कूल में पढ़ने चाहिए। दूसरी बात ये आपका कौन सा +1 और +2 के बच्चों को ये दिया जाएगा, +1 +2 के बच्चों को ये, यानी कि 12th +1 और +2 12th तक के बच्चों को ये दिया जाएगा। साथ ही बात करते हैं यहाँ पर एक और बड़ी अच्छी बात है, इन बच्चों को जो क्लास पहले से, जिस क्लास के लिए दिया जाएगा, इसके अंदर पहले से प्रीलोड डाटा होगा भाई, क्या होगा, प्रीलोड, इसके अंदर क्या होगा, प्रीलोड डाटा रहेगा। और बड़ी अच्छी बात यह है कि 2 GB क्या मिलेगा इनको, यहाँ पर डाटा फ्री मिलेगा। और ये उद्घोषणा किस राज्य ने करी, तो हरियाणा के सीएम साहब कौन है हमारे, तो मनोहर लाल जो खट्टर साहब ने इसकी बातें यहाँ पर करी है। मनोहर लाल खट्टर साहब ने यहाँ पर इसकी बात करी है। तो यहाँ पर बड़ा शानदार क्वेश्चन आप लोगों का बन जाता है कि किस राज्य में, तो हरियाणा राज्य में। अब जब यहाँ पर 2 GB डाटा फ्री, एक क्वेश्चन आपका एक और बनता है, यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है आपका कि किस राज्य में अभी हाल ही में फ्री डाटा, हाई स्पीड फ्री डाटा देने की बात करी है। तो नोट डाल के लिख लेंगे दोस्त, बड़ा शानदार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मैं नाम दे सकता था इसको, क्वेश्चन नंबर 6, लेकिन ध्यान रखना यूपी ने भाई, अभी हाल में यूपी ने हर गांव में हाई स्पीड डाटा देने की या इंटरनेट देने की बात करी है। और ये कहां पर दिया जाएगा, जो पंचायत घर होगा उसके 50 मीटर दायरे में फ्री वाईफाई कह सकते हो आप, फ्री हाई स्पीड डाटा दिया जाएगा। ये भी आप लोगों को शानदार क्वेश्चन। और ये घोषणा किसने करी है, तो बुलडोजर बाबा ने भाई, बुलडोजर बाबा। अरे बुलडोजर बाबा नाम नहीं है, नाम है उनका सीएम योगी आदित्यनाथ साहब हैं। योगी आदित्यनाथ साहब ने ये घोषणा करी है। और खट्टर साहब ने, वो भी योगी ये बेचारा है ना, खट्टर साहब ने क्या स्टूडेंटों के लिए बात करी, 2 GB डाटा फ्री देगा, टैबलेट देगा, उसके अंदर प्री क्लास से पहले से ही लोड होगी, यानी कि जिस क्लास के लिए दिया जाएगा उसका मटेरियल उसमें पहले से ही लोड होगा। और यूपी के अंदर फ्री डाटा देने की योगी आदित्यनाथ ने बात करी। 37 साल बाद इन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ा कि कोई सीएम दोबारा से यूपी के अंदर आया हो, ये भी शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में बन जाता है, ठीक है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका चर्चा में है अभी, ठीक है। जो चर्चा में था वो मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर दी है। एक और क्वेश्चन आपका जो चर्चा में है उसकी हम यहाँ पर बात करते हैं। तो टैबलेट की बात हो रही है, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम बात करेंगे, इस क्वेश्चन को इस तरीके से मिल जाएगा आपको कि ई अधिगम योजना किस राज्य ने की। तो टैबलेट देने वाली बात है, इसको क्या बोल सकते हैं हम, ई अधिगम योजना भाई, ई अधिगम योजना के तहत इसको टैबलेट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। 10 से 12 रहेगा, 10 से 12 बीच में रहेगा, 10th +1 +2 के बच्चों को ये दिया जाएगा। ये भी आप लोगों के बीच में प्रीलोडेड कंटेंट इसके अंदर मिलने वाला है। ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में यहाँ पर रहने वाला है। चलिए एक बार मैं इसको रफ कर रहा हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक अगले क्वेश्चन की बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि आपका चर्चा में है। IIM क्वेश्चन नंबर 7 भाई आपका, IIM नागपुर के स्थायी परिसर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। नागपुर के स्थायी परिसर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया।
किया गया, ये आपका चर्चा में। तो सीधी सी बात करें नागपुर के, तो ये आपका किसके द्वारा किया गया भाई? रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया। रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया। कहां पर? नागपुर के अंदर भाई। नागपुर का क्या प्रसिद्ध है? संतरा प्रसिद्ध है ना, मौसमी प्रसिद्ध, क्या कहेंगे आप लोग? ये कहां पर? आपका महाराष्ट्र के अंदर भाई, महाराष्ट्र के अंदर है, ध्यान रखेंगे। और महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं, महाराष्ट्र की बात करें तो ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है भाई आपका। तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या भाई आपका? मुंबई। मुंबई क्या है? महाराष्ट्र की राजधानी है। भारत की क्या है भाई आपका? ये भारत की वाणिज्य राजधानी है। मुंबई के अलावा महाराष्ट्र में राजधानी कौन है? क्वेश्चन है तुम्हारा कि महाराष्ट्र की दूसरी जो राजधानी वो कौन सी? शानदार क्वेश्चन है। नागपुर के अंदर और क्या होता है भाई आपका? नागपुर के अंदर आपका कुंभ का मेला भी लगता है, ठीक है। वाणिज्य राजधानी आपकी क्या है? मुंबई। मुंबई कौन से द्वीप पर भाई? आपकी सालसेट द्वीप पर बसी हुई है, ये भी आप लोगों को पता है। आरबीआई की जो हेडक्वार्टर की बात करें, ये कहाँ है आपका? तो एक्सिस बैंक के हेडक्वार्टर की बात करें, जो पहला सिविल बैंक था, ये कहां पर है आपका? सेबी के अगर हेडक्वार्टर की बात करें, सेबी का हेडक्वार्टर भी कहां पर आपका? यहीं पर है। सारे के सारे हेडक्वार्टर कहां पर आपका? भारत की पहली फिल्म सिटी अगर हम बात करें, भारत की फिल्म सिटी कहां पर है आपकी? ये भी मुंबई के अंदर ही है, ठीक है भाई। ये भी कहां पर? मुंबई के अंदर है। मुंबई की अगर हम बात करें, महाराष्ट्र की अगर हम बात करते तो कब बना था ये? 1 मई 1960 को ये महाराष्ट्र बना था। महाराष्ट्र से पहले किस नाम से जाना जाता था? बंबई नाम से इसको जाना जाता था। बंबई को कब भाई 2 हिस्सों में तोड़ा? गुजरात वर्षित आपका महाराष्ट्र, यानी कि 2 भाषी जो लोग थे उनको अलग अलग कर दिया गया। कब? और तो इसलिए ये भी चर्चा में था। 1 मई को इसने अपना स्थापना दिवस मनाया। स्थापना दिवस की अगर हम बात करते हैं तो 1 मई को मनाया गया। विधानमंडल कहाँ का? 2 सदनीय विधानमंडल है। और उद्धव ठाकरे क्या है? उद्धव ठाकरे क्या है यहाँ के सीएम है। ये भी शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में बन जाता है, ठीक है। थोड़ी सी अगर हम बात महाराष्ट्र की ओर कर लेते हैं, हल्की सी बात है, तो ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे करेंगे, सिर्फ इतना ही है आप लोगों के बीच में, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपका चर्चा में, मैं एक बार इसको रफ कर रहा हूं, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 भाई, अभी हाल ही में आपका चर्चा में है, जैसे कि क्या चर्चा में आपका? विश्व युद्ध चर्चा में है। विश्व युद्ध चर्चा में क्या है? लोग कोई बोल रहा हो जाएगा, कोई बोल रहा होने वाला है, कोई बोल रहा मुहाने पे खड़ा है। तो क्वेश्चन समझ गए होंगे कि क्या क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। अभी हाल ही में किस देश ने अपने विजय दिवस के रूप में कल 9 मई को विजय दिवस के रूप में मनाया है? तो ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों का आ जाता। चलिए उसके ऊपर भी बात करते हैं। विजय दिवस के रूप में किस देश ने 9 मई को विजय दिवस के रूप में मनाया है? ये बड़ा शानदार क्वेश्चन रहेगा आप लोगों का, जो पूछा जाएगा। रूस में विजय दिवस, क्वेश्चन नंबर 8 आपका, रूस में विजय दिवस कब मनाया गया, जो कि चर्चा में है। चर्चा में क्यों था? देखिए यहाँ चर्चा में अगर हम बात करते हो 9 मई, बार हर न्यूज चैनल के ऊपर, अखबार के अंदर, मीडिया के अंदर एक बात छाई हुई थी कि 9 तारीख को एक बहुत बड़ा अनाउंस होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में विजय दिवस के रूप में ये लोग मनाते हैं। कोई रूस मनाता है, और रूस और यूक्रेन अभी वार चल रहा है। कोई बोल रहा था यहाँ इस दिन क्या होगा भाई, परमाणु बम डाला जाएगा। कोई बोल रहा था कि यहाँ पे पूरी ताकत के साथ युद्ध किया जाएगा, यूक्रेन को बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा, टुकड़े कर दिए जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और पुतिन की प्लान केवल पुतिन ही जानता भाई। पुतिन की प्लान केवल पुतिन ही जानता। बड़ा खतरनाक बंदा है, और जिसने पूरी दुनिया को नचा दिया है। और लेटेस्ट न्यूज बता देता हूं, शी जिनपिंग और झाऊ कौन है नॉर्थ कोरिया के, कौन है आपके जो नॉर्थ कोरिया के शासक, तानाशाह शासक कौन है? किम जोंग जिनपिंग और पुतिन, तीनों मिल चुके हैं भाई। पुतिन, किम जोंग प्लस आपका जिनपिंग, शी जिनपिंग, ये तीनों के तीनों आपस में मिल चुके हैं। तो क्या होगा ये आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। 9 मई को इसने, रशिया ने अपने विजय दिवस के रूप में मनाया भाई। विजय दिवस और किस उपलक्ष्य में मनाता है भाई, किसकी स्मृति में? तो यहाँ पर किसको हराए थे इन्होंने? जर्मनी को हराने में भाई। जर्मनी जो नाजी जर्मनी थी, नाजी जर्मनी को हराने में, सोवियत संघ की भूमिका की समर्थन में, जर्मनी को हराने में यूएसएसआर की भूमिका की याद में
ये बनाया जाता है। और यहाँ पर इसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी किया है, ऐसे ऐसे वेपन दिखाए हैं जो पृथ्वी को तबाह कर सकते हैं। कोई भी देश जो आपका पुतिन है, पुतिन की रेंज से बाहर नहीं है भाई, कोई भी देश पुतिन की रेंज से बाहर नहीं है। और ये विजय दिवस कहां पर मनाया गया? मॉस्को के अंदर मनाया गया। मॉस्को क्या भाई? यूएसएसआर, किसकी? रूस की राजधानी है। यूएसएसआर की बात करें तो यूएसएसआर का विघटन कब हुआ था? ध्यान रखेंगे, विघटन यानी कि टुकड़े कब हुए थे? तो इसके 15 टुकड़े, और 15 टुकड़े यूएसएसआर का उत्तराधिकारी पूछे तो आपका रूस है। ठीक है, कब हुआ था? 1991 में इसका क्या हुआ था भाई? विघटन हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, और कब भाई? जर्मनी 22 जून 1941 को जर्मन सेना ने सोवियत संघ पर, कब भाई? अपना 22 जून 1941 को जो नाजी जर्मनी थी, नाजी जर्मनी ने यूएसएसआर पर आक्रमण किया था। ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है, यूएसएसआर पर आक्रमण किया था। और इस आक्रमण का नाम क्या था? ये बड़ा शानदार क्वेश्चन। तो ऑपरेशन बारबोसा भाई, ऑपरेशन बारबोसा इसका नाम दे गए। क्या नाम दिया गया था? ऑपरेशन बारबोसा इसका ऑपरेशन कोड था, ये भी ध्यान रखेंगे भाई। ठीक है, हिटलर को विश्वास था कि ये ज्यादा दिन तक युद्ध चलेगा नहीं। हार के कारण अगर मैं बात करूं तो हारा इसलिए था, हिटलर को ये था कि ज्यादा दिन तक युद्ध चलेगा नहीं। उसकी सेना ने गर्म कपड़े भी नहीं लिए और वो कहां पर पहुंचे? रूस। और रूस की ठंड ने और थपेड़ों ने उनको पागल बना दिया भाई। ठीक है, गर्म कपड़े ना होने की वजह से एक बहुत बड़ा कारण यहाँ पर ये भी हुआ था। तो अभी हाल ही में आपका ये विजय दिवस के रूप में रूस ने मनाया। कब मनाया? 8 तारीख को मनाया भाई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका चर्चा में है, वो भी तो बड़ा शानदार क्वेश्चन है आपका ये। रूस यूक्रेन वार के ऊपर फिर कभी बात करेंगे, बड़ा लंबा बन जाता है। किस किस के बीच में हो रहा है? रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन साहब हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? आपको पता, व्लादिमीर जेलेंस्की हैं। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को है। ठीक है, और यूएसएसआर का विघटन कब? 1991 में हुआ। और हमारा सबसे बड़ा हितैषी कौन है? रूस ही है। आपको पता, दूसरा सबसे ज्यादा वेपन देने वाला देश, हमारी सहायता करने वाला कौन? आपका रशिया ही है, ये भी याद रखेंगे। और अभी हाल नाटो के साथ और यूक्रेन के साथ पंगा हो रखा है ये आप लोगों के बीच में। और इन्होंने अभी सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जब जर्मनी ने इन पर हमला किया था तो रशिया ने इनको हराया था बुरी तरीके से, नाजी जर्मनी को, हिटलर को हराया था। उसके उपलक्ष्य में 9 मई को ये दिवस मनाया जाता है। ये भी आप लोगों के बीच में क्वेश्चन है बनता, जो कि आपका चर्चा में अभी। अगला भी आपका खेलो इंडिया, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, जो कि चर्चा में है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम भी आपका क्या है? आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। कौन सा भी आपका? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहां किया गया? खेलो इंडिया विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहां किया गया? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहां किया गया? ये भी चर्चा में आपका भाई बड़ा शानदार क्वेश्चन आप लोगों का। पहली बात तो ये कि दूसरा संस्करण है भाई। क्या ये आपका दूसरा संस्करण है? कैसा संस्करण है? दूसरा संस्करण है, ये ध्यान रखेंगे। तो पहला संस्करण कब हुआ था? ये क्वेश्चन बन जाता आपका। तो ये आपका कब हुआ था? 18 के अंदर, सॉरी 20 में हुआ था। अभी पहला खेलो इंडिया आपका कब हुआ था? 2020 के अंदर हुआ था, 2020 में। यहाँ पर हम बात करें इसमें कहां पर हुआ था? भुवनेश्वर की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या? भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी, आपको पता कहां की राजधानी? उड़ीसा के देश का पहला स्मार्ट शहर भी भाई, ये भी याद रखेंगे, देश का पहला स्मार्ट शहर भी भुवनेश्वर ही है। यहाँ पे क्वेश्चन और बनता आपका बड़ा शानदार सा, ध्यान रखेंगे। 2023 का हॉकी वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा आपका? यहीं पर आपका उड़ीसा ही करने वाला है। यहाँ पर भुवनेश्वर के अंदर कौन सा स्टेडियम है? कलिंग है, कलिंग और प्लस में राउरकेला के अंदर जो स्टेडियम है, दोनों मिलकर के हॉकी स्टेडियम की क्या करेंगे? यहाँ पर ये हॉकी की क्या करेंगे? मेजबानी करेंगे वर्ल्ड कप की। ठीक है, तो पहला कहां पर हुआ था आपका? 2020 के अंदर। कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? 3182 खिलाड़ियों ने यहाँ पर भाग लिया था। और इसके अंदर है भैया आपका कौन है भैया आपका पहला स्थान किसने हासिल किया था? तो ये बड़ा शानदार क्वेश्चन आपका। 17 स्वर्ण पदकों के साथ पंजाब यूनिवर्सिटी कह सकते हो, 17 स्वर्ण पदक के साथ 46 पदक लिए थे टोटल। और यहाँ क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि पहले संस्करण में पहला स्थान किसने प्राप्त किया था? पहले संस्करण में किस विश्वविद्यालय ने पहला स्थान किया था? अब आ जाओ इस क्वेश्चन के ऊपर। ये कहां पर हो रहा है आपका? दूसरा संस्करण बेंगलोर के अंदर। और बेंगलोर कहां की राजधानी है? तो कर्नाटक की राजधानी है। ये भी आप लोगों के बीच में क्वेश्चन बनता भी। ये कब से? 24 अप्रैल से लेकर के 2000 मई तक, 24 अप्रैल से चले थे ये, 24 अप्रैल से और 3 मई तक आपके खेलो इंडिया गेम हुए थे। ठीक है, गेमों का आयोजन हुआ था 2021 का। साथ में कह सकते इस प्रतियोगिता में कुल 20 मैच थे भाई। कुल कितने थे? 20 मैच खेले गए प्रतियोगिता में कुल। और इसमें संस्करण देश के 210 विश्वविद्यालयों ने भाग लिया। 210 विश्वविद्यालयों ने भाग लिया और 3900 खिलाड़ी पूछे थे, 3900।
और नोट डाल के लिख लेना भाई नोट। पहली बार इसमें किसको शामिल किया गया था, मलखंब और योगासन को। पहली बार मलखंब और योगासन को इसमें शामिल किया गया था। ये भी क्वेश्चन आप लोगों के बीच में बन जाता है। कुल पदक कितने थे, 852 पदक थे इसके अंदर कुल पदक, ठीक है भाई, जिसमें क्या थे आपके 259 पदक स्वर्ण थे, गोल्ड थे। गोल्ड की अगर बात करूं तो 259 थे, रजत की बात करें तो 258 थे, कांस्य की बात करें तो 335 पदक थे भाई। कांस्य की बात करें तो 335 पदक थे। देख लो भाई, देख लो, पसीना बह रहा है, पसीना तुम भी बहाओगे तो ही अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। ध्यान रखना, गर्मी भी लगेगी, सारी चीजें होंगी, ठीक है। क्विट नहीं करना, नेवर गिव अप इन योर लाइफ। कभी भी किसी समस्या को लेकर के लाइफ के अंदर गिव अप नहीं करना है। पसीना आएगा कोई बात नहीं, थोड़ी देर में सूख जाएगा, है ना, थोड़ी देर में सूख जाएगा, लेकिन ये समय निकल गया, वर्दी वाला जो ड्रेस वाला समय निकल गया, तो फिर वो समय वापस से नहीं आएगा। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसमें विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में शीर्ष पर 3 विश्वविद्यालय रहे हैं। कौन कौन से विद्यालय, जैन विश्वविद्यालय भाई आपका, जैन विश्वविद्यालय जो आपका है, ये 20 स्वर्ण पदक लिए इसने, प्लस में 7 कह सकते हो रजत है, 5 क्या है इसके 20 और 7 27 और 5 32 पदक लेकर के जैन विश्वविद्यालय पहले नंबर पर है। साथ ही हम बात करते हैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो लवली, एक बार रफ करना भाई, पहले नंबर पर कौन आपका जैन विश्वविद्यालय, दूसरे नंबर पर कौन आपका, पहले विश्वविद्यालय पर जैन विश्वविद्यालय 32 पदकों के साथ भाई जैन विश्वविद्यालय। ये क्वेश्चन है जैन विश्वविद्यालय कहाँ है भाई आपका ये, ठीक है। दूसरा है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी भाई आपकी यूनिवर्सिटी, ये 17 प्लस 15 17 गोल्ड है, 15 क्या है रजत है, प्लस में 19 कांस्य पदक है भाई, ठीक है, 17 गोल्ड है, ठीक है, ओके। उसके बाद तीसरी हम बात करें तो पंजाब विश्वविद्यालय भाई, पंजाब विश्वविद्यालय इसमें 15 स्वर्ण है, प्लस में 9 रजत है और 24 कांस्य है, ठीक है। ये यहाँ पर रहा विश्वविद्यालयों का भाई, क्या भाई आपका पदकों का। और जैन की मैंने बात करी, जैन विश्वविद्यालय आपका पहले नंबर पर, जिसने कितने 20 स्वर्ण जीते हैं, कितने जीते 20 स्वर्ण, उसके बाद आपके 17 स्वर्ण और उसके बाद 15 स्वर्ण। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 2021 के खेलो विश्वविद्यालय इंडिया, खेलो इंडिया विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी गेम्स में सबसे सफल जो व्यक्ति रहे हैं वो रहे हैं शिव श्रीधर, तैराक हैं भाई आपके, क्या है ये आपके तैराक हैं, शिव श्रीधर क्या रहे हैं आपके सफल व्यक्ति रहे हैं। KIUG 2021 में सफल, इन्होंने कितने पदक जीते, 9 पदक जीते हैं भाई इन्होंने, 9 पदक, जिसमें क्या 7 गोल्ड हैं, 2 रजत हैं, ये ध्यान रखेंगे। और दूसरी जो महिला तैराक हैं ये भी तैराक ही हैं, ये है सुरंगी जो आपके हैं, सुरंगी कर रही हैं, इन्होंने 4 प्लस 1 पदक इन्होंने जीता। ये भी शानदार क्वेश्चन पूछ लेगा कि सबसे सफल खिलाड़ी कौन रहे इनके अंदर, तो ये भी आपका शानदार क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। अभी हाल ही में चर्चा में था भाई आपका यूथ गेम जो 2022 कौन सा, जिसमें धाकड़ शुभंकर रहा है, ये कहां पर हो रहे हैं आपके हरियाणा पंचकुला के अंदर हो रहे हैं, कहां पर धाकड़। चलिए भाई, ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मुझे याद आ गया, कल शायद मेरे मुंह से बात स्लिप हो गई भाई, वो थैलेसेमिया की बात करते थे बीमारी की, जिसमें हीमोग्लोबिन, मैंने ये बोल दिया था गलती से कि हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। एक्चुअली हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ जाता, ब्लड पतला हो जाता, बार बार ब्लड चढ़ाया जाता है उसके अंदर, तो ध्यान रखेंगे। वो मैंने बाद में चेक किया तो वो गलती से स्लिप होगी बात भाई, ठीक है, उसको अमेंड कर लेंगे भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आपका चर्चा में है। ये भी शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में पूछा जा सकता है। चलिए भैया, क्वेश्चन है आपका LNT और मिनरेट का विलय किया गया है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। केंद्र सरकार का हो गया भैया आपका, हाँ ये क्वेश्चन भी आप लोगों का। RRTS की पहली ट्रेन किसे सौंपी गई है, तो रीजनल, कल इसकी थोड़ी सी बात करी थी मैंने भाई, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS की मैंने बात करी थी। तो पहली ट्रेन किसे सौंपी गई है ये ध्यान रखेंगे, तो पहली ट्रेन ये NCRTC को सौंपी गई है। कहां से कहां तक चलेगी, मेरठ से और दिल्ली के बीच में आपकी ये चलने वाली है, ध्यान रखेंगे भाई,
ठीक है, मेरठ से दिल्ली के बीच में। और ये ट्रेन क्या आपकी 100% स्वदेशी है, 100% स्वदेशी है। सबसे बड़ी बात ये है। दूसरी, इंडिया कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत की महत्वाकांक्षा के अनुरूप है। किसके अनुरूप है? आत्मनिर्भर भारत की आकांक्षा के अनुरूप है, ध्यान रखेंगे। किसने डिजाइन किया है ट्रेन सेट को? एल्स्टोम के हैदराबाद केंद्र ने इसको क्या किया है? डिजाइन किया है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। और सावली गुजरात के दोनों कारखाने साथ में सहयोग किसका भाई? गुजरात का जो कारखाना सावली में, दोनों कारखानों ने मिलकर 100% स्वदेशी है और इसे एनसीआर में दे दिया गया है भाई, ठीक है। ये भी ध्यान रखेंगे। इसके अंदर सारी की सारी चीजें यहाँ पे हैं। गाजियाबाद और मेरठ को जोड़ने के लिए 82 किलोमीटर लंबा 82 आपका कह सकते हो 15 किलोमीटर लंबा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर होगा भाई आपका। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर होगा। देश की पहली सेमी हाई स्पीड होगी, ये भी ध्यान रखेंगे। और वर्तमान में रेल मंत्री कौन है, ये जरूर देखेंगे। यह हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश राज्य का उद्घाटन करेगी। संयुक्त रूप से उनमें मतलब जो कंपनियां हैं उनको जोड़ेगी। यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय प्रशासनिक नियंत्रण में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसकी स्पीड भाई 180 किलोमीटर प्रति के हिसाब से इसकी स्पीड करी है। चलिए बात करते हैं, आपका शानदार क्वेश्चन था ये भी, जो कि चर्चा में था, क्वेश्चन नंबर 10 आपका, ठीक है भाई। चलो अगली बात करते हैं, अभी हाल ही में आपका चर्चा में है, जो कि बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। किस राज्य ने सभी गांवों को मुफ्त, थोड़ी देर पहले जो मैं बात कर रहा था उसके ऊपर यहाँ पर बात हो रहा है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य ने अभी हाल ही में जो कि आपका चर्चा में मुफ्त इंटरनेट की बात करी है? तो ये भी क्वेश्चन आपका बन ही रहा है, मैं बता भी देता हूँ इसको दोबारा से थोड़ा सा अच्छे टाइप से। तो किस राज्य ने सभी गांव में मुफ्त सभी गांव में मुफ्त हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी देने की बात करी, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी देने की बात करी है, कनेक्टिविटी देने की बात करी है। तो थोड़ी देर पहले बात हो रहा था किस राज्य ने भाई, तो यहां पर हम बात करते हैं किस राज्य ने, तो आपका यूपी के बुलडोजर बाबा ने इसकी बात करी है। थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया था, तो यूपी में होगा भाई आपका ये कनेक्टिविटी की बात करें, ध्यान रखेंगे किसके द्वारा? आपका योगी आदित्यनाथ। यूपी की अगर हम बात करते हैं तो राजधानी क्या है? लखनऊ है। आपको पता है किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे है। नवाबों का शहर भी भाई, देश के पांच बड़े या इंटरनेशनल एयरपोर्ट की अगर हम बात करें तो ये भी कहां पर? आपके यूपी के अंदर ही है। साथ ही हम यहाँ पर थोड़ी सी बात करते हैं सबसे अधिक जिलों वाला प्रदेश। देखिए नए क्वेश्चन है, सबसे अधिक जिलों वाला प्रदेश भी कौन सा? आपका यूपी ही है। विधानसभा सीटों की अगर हम बात करें तो 403 है। प्रयागराज जो उच्च जो न्यायालय है, जिसको इलाहाबाद के नाम से जानते थे, प्रयागराज उच्च न्यायालय आपका एशिया का सबसे बड़ा हाईकोर्ट कौन सा आपका? तो प्रयागराज उच्च न्यायालय या इलाहाबाद हाईकोर्ट, जो पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, नाम बदली कर दिया गया। गंगा यमुना सरस्वती का संगम स्थल भी यही पर है, कुंभ का मेला भी यहीं पर लगता है। गंगा का कह सकते हो यमुना नदी का विलय कहां पर होता है? तो यहीं पर होता है। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियों की बात करते हैं तो कौन सी? आपकी यमुना नदी ही है, ये भी ध्यान रखेंगे। सोनभद्र एकमात्र जिला, देश का सोनभद्र एकमात्र जिला है जिसके साथ 4 राज्यों की, कितने राज्यों की? 4 राज्यों की सीमा लगती है। यूपी का एकमात्र जिला कौन सा? सोनभद्र है, जिसके साथ 4 राज्यों की सीमाएं लगती हैं। राज्यपाल कौन है यहाँ की? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो आनंदीबेन पटेल क्या है? राज्यपाल है। सीएम साहब मैंने बता दिया। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो लखनऊ क्या है? सबसे बड़ा शहर है। चलिए दोस्तों, आज की जो क्लास है हमारी यहीं पे खत्म होती है। यहाँ पे हमने बात करी किससे? तो यहाँ पर ये यूपी के द्वारा दिया जाएगा 50 मीटर के एरिया में हर पंचायत घर के पास हाई स्पीड कनेक्टिविटी यहाँ पर दी जाएगी। तो ये अभी घोषणा किसने करी है? तो आज की बात करी हमने हाई स्पीड इंटरनेट यूपी के अंदर। ई अधिगम योजना कह सकते हो या टेबलेट कौन देगा आपका? तो हरियाणा देगा। आरसीटीसी हमने हाई स्पीड ट्रेन
किसको दी है, एनसीआर को दी है, जिसमें किसको मेरिट से उसके बीच में चलेगी 100% स्वदेशी थी। साथ में बात करें हमने विजय दिवस की, विजय दिवस किसने मनाया भाई, रसिया के द्वारा मनाया गया है। और कौन सा क्वेश्चन किया था हमने यहाँ पर, तो साथ ही हमने बात करी थी आसानी तूफान की बात करी थी कि तूफानों का आसानी तूफान का नाम किसने दिया था, और अगले तूफान का नाम क्या रहेगा, इसके ऊपर भी बात हुई थी। साथ ही हमने यहाँ पर बात करी थी किसकी, रशिया यूक्रेन की भी बात यहाँ पर हो चुकी है। फिर बात हुई थी अपनी शंकु की, जो कि ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं, किस कंपनी ने ये दावा किया है, इसके ऊपर भी यहाँ पर बात हुई थी। चलिए इसी प्रकार से उज्जवल परिवार आप लोगों के बीच में बेहतरीन कंटेंट लेकर के आता रहेगा भाई। पसीना गर्मी सर्दी सब कुछ लगेगा, पढ़ाई को नहीं छोड़ना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, टू द बेस्ट भाई। क्लास को शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, बात बोलो रटी रटाई रिपीट में रहती है, प्यार दिखाओगे तो मैं कुछ और ज्यादा करूंगा, और अगर भाई मन मार के करोगे तो फिर मुश्किल है ना। चलिए फिर भी थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, टू द बेस्ट।